हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया जिलाधिकारियों के संग संवाद। कहा, पहले विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखता था, अब जन धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन का आगाज। कहा, पलायन कराने वाले अब पलायन कर गए। सीएम योगी का अलीगढ़ में प्रचार रद्द। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। रैली और रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी। यूपी में जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन पर सहमति नहीं। जेडीयू ने सीटों की पहली सूची का किया ऐलान। सांसद ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा। सरकार बनने पर आईटी सेक्टर को देंगे सौगात। 22 लाख लोगों को देंगे रोजगार। बढ़ते अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी जिलाधिकारियों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत भी करवाया। पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों के साथ पिछड़े जिलों का टैग लगा दिया गया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से आज आकांक्षी जिले गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि उनके राज्यों में आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, खुद ही सुनिए। छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाए बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्व है। वे भी अपने राज्य में इस प्रकार से जो पीछे रह गए हैं, उनको राज्य की बराबरी में लाने के लिए कितने कृतनिश्चयी हैं, ये इस बात का सबूत है। साथियों, हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने प्रचार की शुरुआत की। अमित शाह ने कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। इस दौरान वो चंद नेताओं के साथ लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए वोट मांगने थे, लेकिन उनका ये आज का प्रचार कार्यक्रम रद्द हो गया है। हालांकि अमित शाह कैराना में घर घर जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों, रोड शो और किसी भी तरह की जनसभाओं पर रोक लगा रखी है। हालांकि चुनाव आयोग ने 5 लोगों को घर घर प्रचार करने की अनुमति दे रखी है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को बैठक का आयोजन किया। बैठक में चुनावी रैलियां, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार आयोग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए फिलहाल चुनावी रैलियों में पाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी आयोग की बैठक में ये फैसला लिया।
चुनाव आयोग की इस बैठक में 5 राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई, जिसके बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले से ज्यादा छूट दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन पर सहमति नहीं बनी है। जेडीयू ने सीटों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव में लड़ने के लिए सीटों की पहली सूची आज जारी की गई है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी जेडीयू के अध्यक्ष ने पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान किया है। उसमें 26 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। ललन सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने सूचित किया था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। उनके इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के अन्य नेताओं से बातचीत हुई थी, मगर शुक्रवार की शाम तक बीजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। ललन सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमारे 2 सहयोगी दल, अपना दल और संजय निषाद की पार्टी है। इसमें उन्होंने जेडीयू का नाम नहीं लिया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वो ही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने उनको अधिकृत कर दिया है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। यूपी में माना जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जैसे कि बिहार में उनकी गठबंधन सरकार चल रही है। लेकिन आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और ये बताया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच यूपी में गठबंधन नहीं होगा, यानी कि अब जेडीयू यूपी के चुनावी रण में अकेले ही उतरेगी। कैमरामैन तरुण के साथ मैं नुपुर सक्सेना, हर्पल न्यूज, दिल्ली। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एआईएमआईएम भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। गाजियाबाद की साहिबाबाद से एक हिंदू और वो भी ब्राह्मण उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा को टिकट देकर सबको चौंका दिया गया है। खास बात यहाँ पर यह है कि ओवैसी ने जिन पंडित मनमोहन झा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, वे समाजवादी पार्टी में 2 दशक से भी पहले से जुड़े हुए थे और क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन अब वे ओवैसी की पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही समय का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में एआईएमआईएम ने यूपी चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है साहिबाबाद से एआईएमआईएम के प्रत्याशी पंडित मनमोहन झा जी। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्पल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने जिस तरह से अकेले लड़ने का फैसला किया है, एआईएमआईएम ने गठबंधन करने का फैसला नहीं किया है, तो क्या आपको लगता है कि एकला चलो की नीति यूपी में सफल हो पाएगी? देखिए, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे है बंदे तेरी रजा क्या है। और सरकार बनाती और बिगाड़ती है जनता। और ओवैसी साहब जो हमारे नेता हैं, उनकी जो सोच है, वो सोच क्या है
70 सालों में जिन व्यक्तियों ने हम पे शासन किया, समाज के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अगड़े जो भी वर्ग हैं, जिनको जो अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, वो अधिकार न मिल सका। उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने हम चले हैं। और फिलहाल में और पूर्व में जो भी सरकारें रही और है, ये सब के सब झूठे और मक्कार हैं। कुर्सी से इन्हें मोहब्बत है, आम जन से कहीं कोई लगाव नहीं है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश जो सरकार बनेगी वो ओवैसी साहब के इशारों पे बनेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हमें ताकत देने जा रही है और उनको ऐसा रहनुमा मिलेगा जो उनके हक का निर्णय लेगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है AIM पार्टी? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा अपने साहिबाबाद विधानसभा की, क्योंकि झंडा वहां से चलेगा। दिल्ली की लास्ट शुरुआत छोर से है और लखनऊ में जाकर के MIM का झंडा बुलंद किया जाएगा। साहिबाबाद की प्रमुख समस्याएं, अब जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ तब से अब तक सारे उम्मीदवारों ने जीतने से पहले सरकारी अस्पताल देने का वादा किया, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। आपके माध्यम से मैं शपथ पूर्वक कहना चाहता हूँ कि साहिबाबाद के मेरे प्रिय मतदाताओं, अगर आपने मुझे ताकत दी तो मैं आपको सरकारी अस्पताल देने का काम करूँगा। दूसरा, जो कोरोना वैश्विक महामारी आई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उस महामारी के दौरान हिंदुस्तान का हर अभिभावक का दर्द था प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस वसूली करना, गुंडागर्दी करना, टैक्स की तरह। जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ा नहीं, जिस पंखे का हवा नहीं खाया, उसका भी फीस हमें देने पे बाध्य किया गया। और ये सरकार बहरी गूंगी बहरी सरकार, जिनसे पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार मांग करती रही कि कम से कम जो लॉकडाउन का वक्त था उस वक्त का फीस माफ़ कर दिया जाए। अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो कम से कम आधी करवा दे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? रीज़न यही है कि अब तक कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उद्योगपति और पूंजीपतियों से जुड़े हुए लोग हैं और इस वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाए। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यमों से कि जब मैं विधायक बनता हूं तो प्राइवेट स्कूलों को उनकी मनमानी पर रोक लगाऊंगा। मैं अभिभावकों के संग उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ूंगा। सरकारी विद्यालयों को CBSE की मान्यता दिलाने का प्रयास करूंगा। और हमारे साहिबाबाद विधानसभा में सैनिक विद्यालय नहीं है, क्योंकि अब तक की जो सरकार रही है वो ये चाहता है कि भाई गरीब के बच्चों के हाथों में किताब और कलम ना होकर कुछ और हो, ताकि अगर वो ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो संविधान के तहत अपने अधिकार की मांग करेगा। और ओवैसी साहब का यही विजन है। इसी विजन के साथ हम साहिबाबाद विधानसभा मैदान में उतरे हैं। जब से AIM की यूपी चुनाव में एंट्री हुई है तब से ये सवाल उठता जा रहा है कि क्या इस बार का यूपी चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने वाला है? बहुत पीड़ा होता है जब इन बातों को लोग करते हैं ना, दिल में दर्द होता है। और यही दर्द ओवैसी साहब को भी है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं। आप सोचे 70 साल पहले जाएं, जब मेरा देश गुलाम था, देश की गुलामी के वक्त जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना था तो अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक से एक भारत माँ के लाल एक थाली में खाना खाकर इन अंग्रेजों के दांतों चने चबाने का काम किया था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और ऐसे लोग आ गए जिनके पूर्वजों ने हमेशा अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का काम किया, वो आज समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने एक मैसेज देने का काम किया है, जो उन पे एक टैग लगाने का काम ये मक्कार लोग करते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या जब गुप्ता की हत्या योगी बाबा की पुलिस उनके गृह जनपद में करता है, ओवैसी साहब को दर्द होता है। विवेक तिवारी की जब हत्या योगी बाबा की पुलिस लखनऊ में करता है तो दर्द होता है। हाथरस में मेरी बेटी, मेरी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना घटी, वो कहने में भी जी लड़खड़ाने लगता है। तब भी दर्द हुआ, लेकिन दर्द उससे ज़्यादा तब होता है जब ये मीडिया और वो लोग सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जब उनके जुबान से ये निकल जाए कि पहलू खान के साथ जुल्म हुआ तो उन्हें एक टैग देने का काम करता है। आई एम इंडियन, देश है तो धर्म है। उनसे भी पूछा गया था कि संविधान पहले या धर्म पहले, तो ओवैसी साहब ने कहा है कि संविधान पहले। तो हम सभी लोग संविधान को मानने वालों में से। कल जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि यूपी में CM चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि क्या मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या?
इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। मेरे नेता बेहतर हैं, मेरे नेता ईमानदार हैं, मेरे नेता की सोच आम जन की सोच है। मैं अपनी नेता की बात करूंगा। इससे पहले जो भी नेता हैं वर्तमान में, ये सब के सब झूठे और मक्कार हैं। इनके बातों में ना आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। और साहिबाबाद विधानसभा में 3 लाख बिहारी मतदाता है, 1,66,000 मुस्लिम मतदाता हैं। मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि ओवैसी साहब ने बिहारियों पे एहसान किया है, ओवैसी साहब ने अपनी आवाज़ को साहिबाबाद में भेजा है। आप सब मिल करके ओवैसी साहब के विचार को मजबूत करें और असेंबली में आपके दर्द को मैं मजबूती के साथ रख सकूं। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 10 फरवरी को पतंग चुनाव चिन्ह पे अपना कीमती वोट लगाकर आने वाले वक्त में अपने जो आपका नस्ल होगा उसके भविष्य को बेहतर बनाने में आपका वोट काम करेगा। साहिबाबाद विधानसभा सीट को जीतने के लिए आपकी रणनीति क्या है? एक तरफ गरीब बनाम अमीर, एक तरफ वो लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सबके सब विधायक रह चुके हैं और उन्होंने कितना दर्द दिया है जनता को, ये दर्द का एहसास है। और गरीबों का दर्द गरीब समझ सकता है। मैंने कहा ना कि जब भी राजनीति में कोई पूंजीपति और उद्योगपतियों का इन्वॉल्वेशन हो जाए तो आप समझ लें कि निश्चित रूप से उनके अधिकारों का हनन होने जा रहा है। गरीब मजदूर किसानों का आप देख सकते हैं कि लेबर एक्ट में कितना अमेंडमेंट किया गया इस सरकार के द्वारा, क्योंकि वो उद्योगपतियों की गोद में खेल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि साहिबाबाद की जनता भारत का निर्माता है, वही भारत का निर्माता है जो मजदूर है। अब मजदूर मजबूर नहीं, वो मजबूत है, अपने वोट से सरकार बनाने और गिराने में अपनी काबिलियत रखता है। तो निश्चित रूप से वहाँ का मजदूर जो मजबूत भाई है मेरा, वो मेरा साथ देगा और उनकी आवाज़ में बनूंगा। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद सीट से AIMIM के प्रत्याशी पंडित मनमोहन झा जी, जिन्होंने साहिबाबाद की जनता से तमाम वादे किए हैं और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आकाश के साथ मैं नुपुर सक्सेना, हर्पल न्यूज़, दिल्ली। अलीगढ़ में चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी को लेकर दीनदयाल अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया और सीएम योगी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का गुणगान गाया, तो वहीं सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जितनी खतरनाक थी उतनी खतरनाक ये कोरोना की तीसरी लहर लोगों के लिए नहीं है। कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हाँ, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से 5वें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 403 प्रचार रथों को रवाना किया। ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ का सहारा लेने जा रही है। ये रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे। ये रथ हर विधानसभा में घूमेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल ही में बढ़ते मामलों को लेकर ये रणनीति अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से प्रचार रथ को रवाना किया। ये रथ केंद्र और राज्य सरकार की अहम उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने घोषणा पत्र का एक और बिंदु मीडिया के साथ साझा किया। अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने के साथ साथ सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि अगर प्रदेश में 2022
2022 में सपा की सरकार आएगी तो हम आईटी सेक्टर में ही 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने जनता को बड़ा लाभ देने वाले फैसलों की कड़ी में इसको बढ़ाया है। हम सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ साथ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। अब हमने सरकार आने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार आने पर छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी मिलेगा। गांव-गांव में सपा का लैपटॉप दिखाई देता है। हमारा लैपटॉप रोजगार के काम भी आ रहा है। नौकरी और रोजगार को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर रही है किस तरीके से नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। और मैंने पिछले 4.5 साल में जगह जगह जिन बच्चों को लैपटॉप दिया था, जिन बच्चों को लैपटॉप मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से रोजगार और नौकरी करना शुरू किया है। तो जो सरकार लाखों लैपटॉप दे सकती है, 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक, तो सोचिए वो नौकरियां कितनी निकल सकती हैं जब आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है। और कोविड और इसके समय आपने देखा कि किस तरीके से ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं। आईटी के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है, कितने परिवर्तन आए हैं, कितने रोजगार के अवसर हैं, नौकरी के अवसर हैं। तो इसलिए इंतजार करिए कि जो पार्टी 18 लाख लैपटॉप दे सकती है, 20 लाख लैपटॉप दे सकती है, वो सोचिए कितने रोजगार उस क्षेत्र में पैदा कर सकती है और देने का वादा करेगी। और उसका उदाहरण मैंने एचसीएल भी दिया था आपको कि लखनऊ जैसी जगह इतना अच्छा कैंपस अगर एचसीएल का लाने का काम किया, तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमें सहूलियत देनी भी पड़ी या पॉलिसी के अंदर कुछ मदद की करनी पड़ी, तो हमारा स्वार्थ यही है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस मौके पर उन्होंने हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है का नारा दिया है। जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मायावती ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि बसपा कार्यकर्ता पार्टी को 2007 की तरह सत्ता में लाने में पूरी क्षमता से काम करेगा। बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि बेहद से रईस मलिक और नकुड़ से साहिल खान को टिकट मिला है। सहारनपुर से अजब सिंह और सहारनपुर नगर से मनीष अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। गंगोह से नोमान मसूद का नाम शामिल है। लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में उन्हें दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों पर वे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते हुए इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में तारीखों के नजदीक आते ही सियासी गलियारों में चुनावी बयार कुछ अलग ढंग से बहने लगी है। पार्टियों सत्ता में आने के लिए बड़े से बड़े ऐलान करने से चूक नहीं रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। गठबंधन की घोषणा के समय ओवैसी ने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कहना है ओवैसी का। आगे उन्होंने कहा कि इन 2 मुख्यमंत्री में से एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से होगा। मुस्लिम समुदाय की बात करने वाले ओवैसी ने यहाँ 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 डिप्टी सीएम होंगे जो मुस्लिम समुदाय से होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का एकमात्र चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी कहीं कहीं पर ये तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा और कहीं पर तय नहीं करती है। ये पार्टी का अपना तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीएम का चेहरा मैं ही हूँ, वो मैंने चिढ़ कर कह दिया क्योंकि बार बार वो ही सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा के जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। आशा है कि इसका नतीजा भी अच्छा होगा। सभी राजनीतिक दल असलियत को छुपाकर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं जो जज्बाती है, जैसे जाति, सांप्रदायिकता पर आधारित मुद्दे, क्योंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। इससे नुकसान सिर्फ जनता और फायदा राजनीतिक दलों का होता है।
कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ हाल ही में ड्रग्स मामले में एक और मुकदमा चन्नी सरकार ने दर्ज कराया है। हालांकि उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिली हुई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी रेड के बीच पंजाब में सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया ने शनिवार को रेत माफिया मामले में सीएम चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीठिया ने दावा किया कि चमकौर साहिब में सीएम चन्नी की शह पर ही अवैध माइनिंग हो रही है। मजीठिया के खिलाफ हाल ही में ड्रग्स मामले में एक और मुकदमा चन्नी सरकार ने दर्ज कराया है। हालांकि उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिली हुई है। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ बीजेपी प्रत्याशी को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब अन्य नाम भी सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ के महंत राजू दास, सांसद लल्लू सिंह के बेटे विकास सिंह, महापौर और ट्रस्ट के सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के नाम कि अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित राम भक्त, संत, महंत और अयोध्या के अधिकांश लोग किसी राम भक्त के ही चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन नामों की चर्चा है उनमें विनय कटियार का नाम भी शामिल है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के पक्ष में अयोध्या के संत महंत भी उतर पड़े हैं। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने विधायक से कहा कि आपने वादे पूरे नहीं किए। विरोध के बाद विधायक ने क्षेत्र में लोगों से माफी भी मांगी। बरेली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया एरन और उनके पति पूर्व सांसद व मंत्री प्रवीण सिंह एरन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा ने सुप्रिया एरन को बरेली कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने ऐलान किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 22 में बाईसाइकिल का नारा साकार करने के लिए सपा संकल्प लेती है कि सरकार बनने पर प्रदेश में आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि जो सरकार 18 लाख लैपटॉप दे सकती है, नौकरियां भी दे सकती है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। यूपी में अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किए गए थे, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की गई और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की मियाद को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब एक बार फिर से कोरोना के हालात पर समीक्षा के बाद 23 जनवरी 2022 तक के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का निर्देश है कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को ये मानना होगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चौगाम इलाके में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों की पहचान बरारीपोरा के सज्जाद अहमद शेख, शोपिया और आचन पुलवामा के राजा बासित नजीर के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने तड़के इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू की। आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। चलिए फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।